बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, आज हम एक ख़ास मौजू जो है इस्लामाबाद का, उस पे जो है भरपूर एक डिस्कशन करेंगे। इस्लामाबाद के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, इस्लामाबाद के मसाइल के हल की तरफ जाएंगे, हुकूमती इक़दामात की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जो काम करने वाले अदारे हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद जो है 906 मुरबा किलोमीटर पर जो है मुश्तमिल एक रकबा है, जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल-हुकूमत है। पाकिस्तान का ये वफाकी दारुल-हुकूमत जो है दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल-हुकूमतों में से एक गिना जाता है। 2023 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 25 लाख के पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा जो है इस आबादी में मुसलसल जो है इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हैं, आलूदगी के मसाइल हैं, ज़मीन की कमी का सामना है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ज़मीन की कमी का सामना आ रहा है। इसके अलावा पानी की कमी का सामना है, सीवरेज और निकासी है, आप के मसाइल हैं, जराइम में होशरबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, उसके हवाले से मसाइल हैं। इसके अलावा तामीराती बहरान है, वो भी इस शहर का एक बड़ा मसला है। गैर कानूनी तामीरात जो है इस शहर में, वो एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा सफारतकारों का ये शहर है, पाकिस्तान की एक इमेज बिल्ड करने वाला ये शहर है। इसके हवाले से हमारे साथ आज जो पैनल में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे पैनल के दूसरे जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं वो जनाब हमारे सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी, पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब मौजूद रहेंगे। सबसे पहले डोगर साहब, मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा, आपसे पूछूंगा कि इस्लामाबाद 1960 में से कैपिटल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद इसका पहला जो थाना मार्ज़ वजूद में आया, बनाया गया, थाना अपारा बनाया गया। रावलपिंडी के साथ पहले इसकी कनेक्टिविटी थी, उसके बाद बनाया गया इस्लामाबाद को, यहाँ पे एक अपनी वफाकी पुलिस बनाई गई। क्या समझते हैं कि 2.5 मिलियन की आबादी का ये शहर है, बढ़ती जा रही है आबादी, और जराइम भी उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जराइम की नौयत भी मुख्तलिफ होती जा रही है। आप समझते हैं कि वफाकी पुलिस की इतनी काबिलियत है कि इन जराइम पर काबू पा सके, और ये पाकिस्तान का चेहरा है वफाकी दारुल-हुकूमत? जी देखें काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो मिक्स कर दिया। अगर पहले हम क्राइम पे बात कर लें, पुलिस कारकर्दगी पर बात कर लें, तो आपने जैसा कि कहा कि जब इस्लामाबाद जो है वो तकरीबन 36 किलोमीटर पर मुहित शहर है, मतलब इतना इसका रकबा है। एक पुलिस स्टेशन था, थाना अपारा, फिर थाना सेक्रेटेरिएट, आप देख लें कि ये इसकी जो एरिया था, हदूद थी, वो जाकर ख़त्म होती थी वो रवात टीच क्रॉस के पास। ठीक। तो अब 27 पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में, और हमने देखा है कि पुलिस स्टेशन जो है उसको जब अपग्रेड किया जाता है, नया पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, तो दूसरी जगह उसका मुंतकली के जो मराहल तय होते हैं, तो वो जो जगह होती है जहाँ पर पहले पुलिस स्टेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी थाना बनीगाला वाक़या है, तो ये पहले थाना शहजाद टाउन होता था, और फिर थाना शहजाद टाउन की नई बिल्डिंग बनी, और पुलिस ने ये जगह जो है वो CDA के हैंड ओवर करने के बजाय वहाँ पर थाना बनीगाला बना दिया। अब 27 पुलिस स्टेशन है टोटल इस्लामाबाद में, 5 जोन हैं इनके, और फिर इस्लामाबाद चूँकि दुनिया का खूबसूरत कैपिटल भी है, और जहाँ पर जो कोई आता है जिसकी कोई किसी की पोस्टिंग होती है, यहाँ पर मैं सरकारी अफसरशाही की बात कर रहा हूँ, फिर उसका वापस जाने को दिल नहीं करता। और इस्लामाबाद में आपको याद होगा कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, एक सेफ सिटी मंसूबा शुरू किया गया, और उस वक़्त 2013-14 में सेफ सिटी को एक SP रैंक का अफसर जो है वो ऑपरेट करता था। अब जो है वो सेफ सिटी में जो एक DIG SSP रैंक के, मतलब वहाँ पर मज़ीद कुर्सियाँ जो है ना वो लगा दी गई हैं, और नई सीटें क्रिएट की गई, नए पुलिस स्टेशन बनाए गए, लेकिन शहरियों के मसाइल यूं के तू हैं। क्राइम की शरह में देखें पुलिस स्टेशन निस्बतन एक महफूज शहर गिना जाता है इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दीगर शहरों की निस्बत, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे भी दिन ब दिन स्नैचिंग, चोरी, डकैती, खुसूसन मनशियात, जो यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं, स्टूडेंट्स लेवल पे हमारी नई नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, और पुलिस का भी मुबैना तौर पर इसमें
ہاتھ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے اہلکار بھی ملوث ہیں اس میں؟ دیکھیں کاشف صاحب، ہم کرائم رپورٹر جو ہے نا وہ روایتی انداز میں پولیس کو ان تمام تر مسائل کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو کہ ہم نے کل اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ جب تک آپ نظام کو ٹھیک کرنے کی جانب نہیں بڑھتے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیس افسر ہے، کیا اگر اس کو آپ نے کنسرن منسٹر کا، منسٹر آف انٹیریئر کا، وزیر اعظم کا، سیکٹری داخلہ کا، جو بھی لوگ ان کو ہیڈ کرتے ہیں، اگر ان کا رتی برابر بھی خوف اور ڈر ہونا، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور پولیس افسر چاہے وہ منشیات فروشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ چمڑے کے کام کا، ڈر کیسے ہو؟ وہ اسی کی سفارش پہ تو تعینات کیا جاتا ہے سر، چاہے وہ چمڑے کا کام ہو، چاہے وہ منشیات کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، پولیس افسر جو ہے وہ تب تک رشوت نہیں لیتا جب تک اس کو اوپر سے گرین سگنل نہیں ملتا۔ ان کے پیسہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے اس کی ترسیل کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جاری رہتا ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو منسٹر لیول کے لوگ ہیں، وہ ان کی پراپر جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق بیکنگ کرتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے مسائل کی، یہاں پر ڈی آئی جی دیکھ لیں، ایس ایس پی رینک کے افسر دیکھ لیں، ایس ایس پی رینک کے افسر دیکھ لیں، جو اسلام آباد آیا پھر واپس نہیں گیا، یا تو پھر وہ ایف آئی اے کی طرف چلا گیا یا پھر سول گورنمنٹ کے کسی خفیہ ادارے کی طرف نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے پی ایس پی افسران جو ہیں ان کی اس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے سر، جو پروبیشنل ہیں، مطلب جو ہیڈ کانسٹیبل بھرتی ہوا، پھر اس کی پروموشن ہوتے ہوتے وہ انسپیکٹر ایس پی رینک تک، یہاں پر ہم نے دیکھا طاہر عالم خان صاحب جو اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے لیکن وہ ڈی آئی جی رینک تک گئے، پھر اسلام آباد میں بطور ڈی آئی جی انہوں نے سرو بھی کیا۔ پھر دوسری طرف جو رینکر آ گئے، مطلب اسلام آباد میں اس وقت جو کرائم کی شرح میں اضافے کا جو بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس میں سر 2004 میں ایک بیچ بھرتی ہوا تھا، اس بیچ نے باقاعدہ طور پر یہ لکھ کے دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان حلفی دیے تھے کہ ہم 3 سال کے لیے ہمیں بھرتی کیا جا رہا ہے کنٹریکٹ بیسس پہ ڈپلومیٹک کی سیکورٹی کے لیے، 3 سال بعد نہ ہم کسی کورٹ آف لا میں جائیں گے، نہ ہم کہیں اور کسی فورم پر جا کر اپیل کریں گے۔ آج آپ اسلام آباد کے ایس ایچ اوز کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، وہی 2004 کا بیچ جو ہے، جو لوگ صرف سیکورٹی ڈویژن کے لیے اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، وہی آج جو ہے وہ سفارشی اور سیاسی بنیادوں پر اطلاعات کے مختلف تھانوں میں جو ہے وہ تعینات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا یہ والے مسائل۔ ایک ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس شہر میں سر دیکھیں، ٹریفک کی نقل و حرکت جو ہے نا، وہ اس کے مسائل ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی، گاڑیوں کا بے پناہ رش، اس طرح سے سی ڈی اے سڑکوں کا جال نہیں بچھا سکا، اس طرح سے انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز نہیں بنا سکا، اور خاص طور پہ جو رش کے اوقات ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتی ہے۔ ٹریفک ایفیشنسی بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں سر، ٹریفک کی روانی اور ٹریفک مسائل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ٹریفک پولیس کی ذمہ داری تو ہے، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ سی ڈی اے شہر کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکا، سڑکوں کا جال نہیں بچھایا بہت گیا، خوبصورت بنایا اس نے، لیکن اس طرح توجہ کم رہی اس کی، لیکن اس طرح شہر کو جس طرح ڈیولپ کیا جانا چاہیے تھا ماسٹر پلان کے مطابق، وہ سی ڈی اے کے بوٹ بابو جو ہے، بیوروکریٹس جو ہمارے، وہ نہیں کر سکے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ کو پتہ ہے 2-3 سیاسی خاندان ہیں، ان کی 76 سالوں سے یہاں پر حکومت ہے اور انہوں نے کبھی اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اب مثال کے طور پر اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے ہے، اس پر آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا جام رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو لنک روڈ ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف جو سروس روڈ ہے، سی ڈی اے کو چاہیے تھا کہ ان، جس طرح آپ نے کہا کہ سڑکوں کا جال نہیں بچھایا گیا، ان سروس روڈ کو پراپر ڈیولپ کیا جاتا تاکہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے کم کرنے کے لیے تھوڑے فاصلوں پہ انٹرچینج بنائے جاتے اور ٹریفک کی روانی کو بہتر انداز میں بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ سی ڈی اے بھی ذمہ دار ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، کل آپ نے کسی رپورٹر کی اسائنمنٹ لگا دیں، سروے کروا لیں کہ اسلام آباد میں کتنے ٹریفک سگنلز ہیں جو کہ بند ہیں، اور ٹریفک سگنلز بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر سیمنٹ کے بلاک رکھ کے اس سگنل کو، اس چونک کو بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ 1-2 کلومیٹر سے جا کر کے یو ٹرن لے کر واپس آتے ہیں۔ اب ٹریفک والوں سے جب یہ تمام تر ان مسائل کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو تحریری طور پر 12 دفعہ سی ڈی اے کو آگاہ کیا، لیکن سی ڈی اے جو ہے وہ اس پر ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ اب مسئلہ ٹریفک کا ہے،
ट्रैफिक सिग्नल्स का इशू है। अब ट्रैफिक सिग्नल्स का सर देखिए होना तो ये चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत जो है वो ट्रैफिक पुलिस के ही जुमा हो। अब ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत जो है वो आपने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुमा डाल दी है। तो सर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना उस तरह रोल नहीं अदा कर रहे, फिर हमारा जो एज ए शहरी जो है वो भी रवैया कोई मुनासिब नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा आलूदगी के हवाले से जो आपका ज़िला इंतजामिया का है। इससे पहले मैं शहजाद मिर्ज़ा साहब आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, बाबुओं का शहर कहा जाता है इस्लामाबाद को कि ये अफसरान का शहर है, ब्यूरोक्रेसी आपकी तमाम इधर बैठी है, लेजिस्लेशन करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, सफारतकार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद को उस तरह से हमने तरक्की याफ्ता बना दिया या हम इसकी वापसी शुरू हो गई, इस्लामाबाद की तबाही की तरफ हम जा रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बिल्कुल तबाही की तरफ तो टोटल नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि गफलत का मैं ज़िम्मेदार कहूँगा इंतज़ामिया को कि इस्लामाबाद की जो जिस तरह पहले खूबसूरती या बागों का शहर जैसे आपने कहा, अब यहाँ पर उस तरह का सूरत हाल नहीं है। काफ़ी मसाइल जो हैं वो आबादी भी बहुत बढ़ गई है। आबादी भी बढ़ गई है। अभी इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक कमेटी हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें जो MA आलिया कामरान उन्होंने CDA के हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सवालात भी उठाए थे। ठीक, उन्होंने ये सवालात उठाए थे कि इस्लामाबाद में मेजर जो प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं और कागजात में उनको कंप्लीट शो किया जा रहा है, उसके ऊपर CDA ने अभी तक क्या काम किए हैं। अच्छा, उसमें पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों में सबसे बड़ा बजट रखने वाला दारा है और उसके बावजूद वहाँ पे ये हालत है। 91 अरब रुपए का बजट था इस साल का। बिल्कुल इसी तरह ही, और इसी वजह से अब आप देखें IGP रोड से लेकर आप मारगला रोड तक आएँ तो यहाँ पर कई ऐसे तरक्याती काम जो इन्होंने शुरू किए हैं वो बीच में ही छोड़े हुए हैं और कई साल से पड़े हैं। ना उनकी कंपनियों के पता है कि किसको इन्होंने उसका टेंडर किया था, ना ये मालूम है कि उनकी कितनी जो पेमेंट है वो हो चुकी है। अभी तो इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है। उस कमेटी में बल्कि ये भी सवाल उठाया गया था कि एक बड़ा दिलचस्प पहलू था कि एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ और उसकी रिपेयरमेंट का जो टेंडर है वो पहले मंजूर हो गया। अच्छा, देखें, अभी चीज़ एक सड़क बनी नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ और उसकी जो है मरम्मत के लिए जो है वो दोबारा उन्होंने उसका टेंडर कर दिया। तो साहब ये जो हुकूमत वक्त है उसका ये काम नहीं बनता कि इस्लामाबाद में जो बढ़ती हुई आबादी है उसके हवाले से कोई लेजिस्लेशंस करें, कोई तामीराती प्रोग्राम बनाएं। कोई देखें, PTI के दौर में कहा गया था कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जाएंगे या वर्टिकल से हॉरिजेंटल के तवील मंजिला इमारतें खड़ी की जाएं ताकि रिहायशी मसाइल हल हो। लेकिन ये हुकूमत को हमने देखा कि इस हुकूमत को स्वाय लोगों से निपटने के, जलसे जुलूसों से निपटने के और इस्लामाबाद की तामीर और तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जी शुक्रिया काशिफ साहब। बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह ही है कि हुकूमत इस वक्त बड़े मसाइल में घिरी हुई है, ख़ासकर अपोजिशन के मामलात में। तो जैसे कि इस हुकूमत से पहले जो गवर्नमेंट थी उसने ये वाकई इस तरह का प्लान किया था कि आबादी को जो है कंट्रोल करने के लिए रिहायशी जो है वो प्लाजे बनाए जाए कसीरुल मंजिला, लेकिन ये चूँकि वो उस वक्त कागज़ों में ही रह गए। अभी जो मामलात हैं वो इस तरह के नहीं हो सके। अभी मैं बता रहा था कि गुज़श्ता दिनों एक कमेटी हुई है, उसमें भी एक MA आलिया कामरान हैं, उन्होंने कहा था CDA के काफ़ी मसाइल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और शिकायत की हैं। वहाँ पर मेंबर इंजीनियरिंग CDA के मौजूद थे। उस वक्त तो वो खातर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, मगर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि IGP रोड से लेकर मारगला रोड तक जितने भी तरक्याती काम CDA के पेंडिंग पड़े हैं जो बरसों से नहीं हुए, उनका वो कब ये कंप्लीट करेंगे और उनके ऊपर जो फंडिंग दी गई, जो अखराजात हुए हैं, जो टेंडर किया गया है, उसका भी रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। ये तो CDA के काफ़ी सारे मसाइल हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें, इस्लामाबाद में जो मलिका दही इलाके हैं, ठीक, इस्लामाबाद में तो चलो CDA का एक अदारा है जो उनको देख रहा है या जो भी उनके मामलात हैं, मगर दही इलाका तो बल्दियाती इदारों ने बाहर हैं जी। बल्दियाती इदारे हैं कहाँ जी? बल्दियाती इदारे का निज़ाम ही नहीं है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। आप ये देखें इस्लामाबाद के, चले इसी तरफ हम आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराती है हुकूमत? देखें, अभी इसके PTI भी जान छुड़ाती रही। नून लीग ने एक अच्छा इकदाम किया, इस्लामाबाद में पहली दफा बल्दियात का इलेक्शन जो है वो, चले हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे शायद उन्होंने करवाया हो, लेकिन करवाया।
मेयर इस्लामाबाद तैनात हुए शेख अंसर अजीज, काफ़ी सारे करप्शन स्कैंडल उनके भी सामने आए उनके द्वार में, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का पिछला गुज़िश्ता दौर था। अब मुस्लिम लीग नून ये इख्तियारात निचली सतह पर क्यों नहीं? देखें, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 4 इकमा कबल इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद के लिए ऐलान कर दिया था कि, और उसके लिए बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई और बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो टिकट थे वो भी दे दिए गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कुछ। जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, लेकिन उसमें असल जो रुकावट आ रही थी वो इस्लामाबाद के 3 हलके जो थे, NA 46, 47 और 48, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामलात के ऊपर था, उस वजह से भी ये इसके ऊपर असर अंदाज हुआ। जब तक कुल्ली तौर पर उसका कोई फैसला नहीं आ जाता, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बल्दियाती इलेक्शन करवाने के मूड में हैं। अलबत्ता अगर इन ये मामला हल हो जाता है फिर बल्दियात का मूड में तो इसलिए भी नहीं है, फॉर्म 47 में भी फंसे हुए हैं ना। जी, ये भी मामला है, लेकिन इन मामलात के चक्कर में जो दही इलाके की आबादी है वो कहाँ जाए जी? वहाँ मसाइल के अंबार हैं, गैस की फराहमी वहाँ कोई नहीं है, सीवरेज का सिस्टम वहाँ पर कोई नहीं है, पानी की फराहमी नहीं, पानी की जो साफ पानी पीने की वो कोई नहीं है। लोग लाखों रुपए लगा कर एक बोरिंग करवा रहे हैं और वहाँ से कई लोग इस तरफ भी हम शहजाद साहब आएंगे, ये भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये जो आलूदगी है ये सिर्फ इस शहर का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल एक इशू बना हुआ है आलूदगी। हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी जो तामीराती काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, न्यू ब्लू एरिया डेवलप हो रहा है। इसके अलावा हम अगर जाएं तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी, इंडस्ट्रियल एरिया आपका I9 है, उसके साथ रिहायशी एरियाज़ भी हैं। अभी प्रोग्राम से कबल आप मुझे कोई डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से कि I9 की आलूदगी के हवाले से भी बात कर रहे थे कि उसके कुर्ब जवार में रहने वाले शहरियों को शदीद मसाइल के सामने है। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया ये बाहर की तरफ क्यों नहीं मुंतकिल करते? सर देखें, किसी भी शहर में जब कोई उसके डेवलपमेंट का काम होता है, सिटी को डेवलप किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। अब फ़ज़ाई आलूदगी जैसे आपने कहा कि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। अब पूरी दुनिया ने इस फ़ज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है, ये अब हर मुल्क ने अपना अपना एक फ़ैसला करना है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री है एक स्वीडन, वहाँ पर उन्होंने 1 जनवरी से ये फ़ैसला किया है कि कुछ एरियाज़ है सिटी 1 जनवरी 2025 से स्टॉकहोम में मखसूस एरियाज़ हैं, यहाँ पर रहायशी इलाके हैं, डिस्को वगैरह बने हुए हैं, दीगर होटल्स वगैरह हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 1 जनवरी 2025 से वहाँ पर तमाम जो व्हीकल्स हैं, मास वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ओके। अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया या हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो वो भी इस तरह के इकदाम उठा सकती है। हुकूमत ने हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी महंगी है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके अलावा दीगर इकदाम भी तो किए जा सकते हैं ना, जैसे ये पहाड़ों का तहफ़्फ़ुज़ है, मार्गला हिल्स हैं, इसकी क्रशिंग टेक्सला वाली साइड पे आज तक नहीं रुक सकी, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे। तो ये आपकी ज़िला इंतज़ामिया सोई हुई है इस मामले में। वो ये धुआं उड़ाती जो फैक्ट्रीज़ हैं I9 में, जो इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं फेंकती जो आयरन मिल्स हैं, जो सरिये की मिल्स हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है आपकी ज़िला इंतज़ामिया? सर देखें, ज़िला इंतज़ामिया, पहले आप दही इलाकों की बात कर रहे थे, लेकिन आपने कहा कि ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, इस वजह से जो दही इलाकों का जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो दही इलाकों में डेवलपमेंट के काम करना, पीने का साफ़ पानी फराहम करना, सीवरेज का इंतजाम, जो भी लोगों के मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में अगर देखा जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी, ये जो इंतज़ामिया है शहर की, उसकी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर की जिम्मेदारी है, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है। जब तक बल्दियाती नुमाइंदे नहीं आते तब तक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, आपके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। टैक्स कलेक्शन जो है वो मुतलका इंतज़ामिया आपका इसी करता है, किसी भी एरिया से जो मेन CDA का शोबा था, DMA वो भी आपके DC के अंडर है। वो अब तो चलो DM में तो ज़रा जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उसको देखते हैं। रूरल एरियाज़ में बात कर रहा हूँ, वहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़िला इंतज़ामिया करती है, चाहे वो दुकानदार है, कोई भी है। तो दूसरी बात जो है सर, जो आप इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहे थे, आयरन फैक्ट्रीज़ या तमाम तर मसाइल, ये फिर बात वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है कि आप, जब आपका कोई विजन ही नहीं होगा, जब आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं होगा, आप अपनी नौकरी करेंगे, इनके डंग टपाऊ प्रोग्राम चलाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा सर। जब आप इस तमाम तर जो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, अब आपने चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, और अब हाल ही में आप देखें आपके ये मुनाल को गिराया गया, ठीक है, हालांकि जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की
وہ کیا تھی کہ جتنا بھی یہ مارگلا جو ہے پارک، اس کی زمین پر مارگلا ہل ایریا جو ہے، جو ہاں جی مارگلا نیشنل پارک، مارگلا نیشنل پارک کی اراضی سے تمام تجاوزات ہٹائی جائیں، غیر قانونی تجاوزات، ٹھیک ہے، وہ ہٹائی جائیں، یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ اب مارگلا نیشنل پارک کی جو زمین ہے وہ سر دامنے کو سے لے کے آدھا بنی والا بھی اس کے اندر آتا ہے، یہ آپ کا نہیں وہ آتا تھا، وہ انہوں نے وہ سی ڈی اے نے ماسٹر پلان میں تھوڑی تبدیلی کی تھی کیبنٹ کی منظوری سے، تو وہ کچھ ایریا انہوں نے ایگزمپشن دے دی تھی۔ چلیں سر یہ آپ کی پی ٹی آئی حکومت میں ہوا تھا یہ بھی کارنامہ، میری اس پہ بھی کبھی شاید کوئی چلے سر مان لیا، لیکن سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ مارگلا نیشنل پارک کی اراضی پر صرف ایک منال بنا تھا، کیا باقی جو رہائشی علاقے ہیں، باقی جو ہوٹلز ہیں، وہ وہاں سے بھی تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہاں پر جس کی جو ذمہ داری جس کو جو سونپی جاتی ہے نا وہ کرتا نہیں ہے، ہم سب بحثیت قوم کام چور ہیں۔ اب سی ڈی اے کا ایک ادارہ ہے ایم پی او، اس کا کام کیا ہے؟ سیکٹر ڈیولپ کرنا، ڈیولپمنٹ کے کام کرنا، چاہے وہ سڑک کا کام ہو، چاہے وہ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا کام ہو۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، نجی جو کمپنیز ہیں، خاص طور پر سی ڈی اے میں بات کی جائے تو ایک میکسن نامی کمپنی ہے، وہ گھسی ہوئی ہے، سارے ٹینڈرز ان کو دیے جاتے ہیں، وہ آگے کام کن سے کرواتے ہیں؟ انہی لوگوں سے۔ ایم پی او کی جو پشاور موڑ کے پاس ان کی وہ پراپر ڈائریکٹریٹ بنا ہوا ہے، وہ فضول میں لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، مشینری جو ہے وہ اس کو زنگ لگ گیا پڑے پڑے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس طرح سیکٹر ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹ کنٹریکٹر کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو پھر وہ نظام کے ساتھ ایسا ہی کرے گا نا، ایسے ہی کرے گا۔ شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں گا واپس میں، مجھے یہ بتائیں جو آپ ابھی کچھ دیر قبل بات کر رہے تھے کہ دیہی علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو کیا دیہی علاقوں کی جانب بھی حکومت وقت توجہ دے گی؟ جی دینی چاہیے، فی الحال تو کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تینوں نون لیگ کے ہیں۔ اب اس میں جو طارق فضل چودھری کا علاقہ جو ہے اور انجم وکیل کا، اس میں دیہی علاقہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کریں اسلام آباد کے جو اس وقت بہت زیادہ مسائل کے شکار جو علاقے وہ ملوٹ ہے، اٹھال ہے، سملی ڈیم روڈ ہیں، یہاں پر جو گزشتہ گورنمنٹ کے دور میں سڑکیں بنائی گئی تھی، سیوریج نہ ہونے کی وجہ سے، نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے وہ کروڑوں روپے کی سڑکیں جو وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر جو زمینیں تھیں وہ لوگوں نے پلاٹنگ وغیرہ کی، پلاٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیل کرنے کے لیے جس وقت گئے ہیں تو اس وقت وہاں پتہ لگا جی بجلی کا بھی اس کو یہاں پر کنیکشن نہیں مل سکتا۔ گزشتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو اٹھال چوک ہے وہاں تک سوئی گیس کی لائن دی ہے، مگر اس کے بعد اب جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے نیچے جتنا بھی یہ اٹھال کا علاقہ تھا یا ملوٹ کا تھا وہاں سوئی گیس کی فراہمی قطع نہیں کی گئی۔ لوگ بہت وہاں پہ، آپ کو پتہ دیہی علاقہ ہے، اور دیہی علاقہ میں لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہوتے ہیں، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غربت ہے وہاں پر بہت زیادہ، اور وہاں پہ یہ بہت زیادہ مسائل ہیں سیوریج۔ میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا، میں نے ابھی ایک بریک پہ جانا ہے، بریک پر جانے سے قبل جو ہے ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں جو ہیلتھ کی سہولتیں ہیں، اس کے علاوہ جو تعلیم کی سہولتیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، دیہی علاقوں میں ان کی کیا صورتحال ہے، اور جو شہری علاقے ہیں ان میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ نکاسی آب پر بھی بات کریں گے، صاف پانی کی فراہمی پر بھی بات کریں گے۔ صرف ایک سملی ڈیم کا پانی جو ہے اسلام آباد کو فراہم کیا جا رہا ہے، راول ڈیم کا پانی جو ہے وہ راول پنڈی کے لیے ہے، تو اس پر بھی ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے، لیکن